गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ लिया, उसकी डिमांड और उसकी मेकिंग की पूरी कहानी देख ली, और जो भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाई गई, क्या उसके बीच में एक प्रिंसिपल था और कैसे बनी, यहां तक कंप्लीट है। अब क्या है ना, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है तो बेसिक इंट्रोडक्शन उसका होना चाहिए, अपने पास बेसिक आइडिया होना चाहिए और उसके फीचर्स पता होने चाहिए। इसमें क्या ना, ऑलमोस्ट मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दूंगा ओवरव्यू में। मतलब ये चैप्टर इतना बड़ा है, 2-4 दिन चलेगा कि आपको थोड़ा थोड़ा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दूंगा ओवरव्यू में। फिर उसके बाद हम एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन टेरिटरीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। तो ये चैप्टर अपने में मेरे को लगता है बड़ा है, लेकिन इसमें क्या है ना, समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको भी बहुत चीजें अब रटनी पड़ेगी। अब आप क्या है ना, बहुत चीजें जान चुके हो। बहुत चीजें जाने का फायदा घाटा ये होता है कि अब रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा डेटा होता है ज्यादा रिवीजन, वरना भूलते जाओगे। अभी ऐसे मैं पूछ दूं, एचसी मुखर्जी कब हुए थे इलेक्ट, कौन थे पहले, कौन थे दूसरे, कौन थे वीटी कृष्णचारी। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी कुछ स्लाइड्स में आपको बेसिक आइडिया होगा, हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे कल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये 50 बार देख चुके हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, सेट ऑफ रूल्स है थ्रू विच एक पॉलिटी या कंट्री या स्टेट या आपका डिस्ट्रिक्ट ऑपरेट करता है। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे जो आगे जाके ऐड होंगे, लेकिन 395 इंटैक्ट रहेगा, एबीसीडी के नाम पे बनेंगे। ठीक है, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। यहां तक क्लियर है आपका। करेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल है। 395 आर्टिकल्स, 448, अभी भी काउंटिंग 1 से 395 ही है। ये जो एडिशंस हुए हैं वो कैपिटल ए बी सी डी में होंगे। आज से यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और मैं आपको बोलता हूं आर्टिकल 19(1) छोटा ए मतलब सब क्लॉज, आर्टिकल 368 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बोलते हैं, तो ये सब क्लॉज होगा। मान लो मैं बोलता हूं 21 कैपिटल ए, मतलब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये आगे जाके अमेंड हुआ होगा। मान लो मैं आपको बोलता हूं 338 कैपिटल ए बी बाद में ऐड हुआ होगा, तो आप लोग समझ जाइए कैपिटल ए बी सी डी का मतलब अमेंडेड आर्टिकल जो ओरिजिनल में नहीं थे, धीरे धीरे ऐड हुए, हमने ए बी सी डी के नाम पे उसको बढ़ाया और वो 395 से 448 और ये चेंज होता रहता है। आज हम 448 में हैं, कुछ आर्टिकल्स चेंज होते रहते हैं। जिस दिन एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, तो इस डेटा को प्लीज चेक कर लेना। ये डेटा अभी भी गलत हो सकता है, क्या पता ये स्लाइड मैंने 6 महीने पहले बनाई थी और आर्टिकल्स चेंज हो गए। आपको कहानी और कंसेप्ट पता होना चाहिए। डेटा तो आपको लास्ट में अपडेशन कहीं चाहिए ही चाहिए होगा, लेकिन पार्ट अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, 25 ही हैं। शेड्यूल 8 से 12 हुए हैं, ये आर्टिकल चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। इस आर्टिकल में देखिए मैंने 104 अमेंडमेंट लिखा है। जब मैं बना रहा था इस आर्टिकल को, सॉरी इस पूरे स्लाइड को, तो 104 अमेंडमेंट हुए थे, अब 105 हो चुका है और 106 की तैयारी में कुछ बिल्स विल्स भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेटा चेंज हो गए। अपने हैंडआउट में इसको 105 कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अपडेट होते रहते हैं। ये आपको अलग से ना, जब आप मेंस लिखने जाते हो या प्री लिखने जाते हो ना, तो हम लोग इसको अपडेट कर देते हैं, क्योंकि ये चेंजिंग है। ठीक है, मैं आज पढ़ा दूं, ये वीडियो 6 महीने बाद देख रहे हो आप, तो कुछ रेलिवेंस नहीं रहता है। ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स, करेंटली चेंज 22 पार्ट थे पहले, अब 25 पार्ट है, ये में कोई चेंज नहीं हुआ है। 8 शेड्यूल्स थे, अब 12 शेड्यूल से, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। 105 बार अमेंडमेंट हो चुका है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप जाके अपना सिलेबस चेक करेंगे तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके सिलेबस में है, प्री में भी और मेंस में भी। जैसे 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा 92nd अमेंडमेंट क्यों आया, 24th अमेंडमेंट क्यों आया, किसके टाइम पे आया, किससे रिलेटेड था, 105वां कैसे आया, ये क्यों रिलेटेड था, ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, जनवरी 2020 तक 104 अमेंडमेंट हुए थे,
अब लेकिन 105 अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है। अभी जो नया नया EWS आया, ठीक है, और ये सब आया, तो अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो इसको अपडेट कर लेंगे, नो डोंट वरी। पहला अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1951, मतलब एक साल के अंदर अंदर, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की हमने अमेंड कर दिया था पहली बार में ही, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था। तो इस पूरे स्लाइड में प्लीज याद रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ फिलोसफी, जिससे एक पॉलिटी गवर्न करती है। ओरिजिनली कुछ आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल थे। आर्टिकल आपको पता है, शेड्यूल्स क्या होता है वो भी बता दिया था, ठीक है। कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं अप टू डेट? 105, और पहला 51 में हुआ था। इसको अपडेट कर लेंगे, मैं आपको इसकी एकदम अपडेटेड शीट दूंगा, और आगे जाके मेरे को अमेंडमेंट पढ़ाना भी है। तो 105, 4, 3, 2, 1 और 1 से लेके 100 तक इंपॉर्टेंट वाले। 100 से लेके 105 क्यों पढ़ाऊंगा? रिसेंट है, जो रिसेंट है 5-6 तो पढ़ने पड़ेंगे करंट अफेयर्स में, और बाकी 100 पूरे पढ़ाऊंगा तो पागल हो जाओगे तुम लोग, इतना आता भी नहीं, उसमें बस इंपॉर्टेंट देखेंगे, ठीक है। तो ये अलग से हम डिस्कस करेंगे, इसमें चिंता मत कीजिएगा। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर पढ़ लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, एक बुक की तरह, एक रिटन बुक की तरह। तो उसमें चैप्टर्स होंगे, पार्ट को चैप्टर्स कहते हैं। चैप्टर के अंदर आर्टिकल्स है, और लास्ट में अपेंडिक्स है, ग्लॉसरी है, जिसको आप शेड्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। अभी तुरंत तो नहीं रट पाओगे, लेकिन मैं आपको एक ग्लांस दे रहा हूं। ये पूरा क्या है? हमारा इंडेक्स है, कुछ पढ़ना पड़ेगा यहां से। ये आपकी पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स या आपका सिलेबस है। चैप्टर 1 में हम पहले डिफाइन करेंगे अपने इंडिया को, यूनियन को, उसकी टेरिटरीज को, इस क्लास को, फिर क्लास के लोगों को। चैप्टर 2 पार्ट 2 क्या बोलता है? सिटीजनशिप बोलता है, कौन है सिटीजन, कौन नहीं है, कैसे सिटीजनशिप हटा सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, ठीक है। फिर एक बार सिटीजन तुम बन गए तो हम तुमको एक राइट देंगे, क्योंकि तुम मेरे क्लास में बैठे हो, क्लास डिफाइन हो गई, क्लास के लोग डिफाइन हो गए, जो एडमिशन लिए हैं तो वो क्लास वाले हो गए। थर्ड, तुम्हारी कुछ राइट्स होंगी, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स इस तरह से याद कर सकते हो। देखो कितना साइंटिफिक और ऑर्गेनिकली सब डिजाइंड है, इसी को कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट हो गई आपकी। फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हो गई, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट की जो पॉलिसीज बनेंगी उसको प्रिंसिपल और उसके डायरेक्शंस क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे के गए हैं, आपको याद दिलाने के लिए कि ये संविधान क्यों बना था और तुम्हारा काम क्या है। ये सब डीपीएसपी में आएगा, ठीक है। इसके बाद 4 कैपिटल ए, 51 आर्टिकल कैपिटल ए, मतलब ये बाद में ऐड हुआ था। ऐड हुआ था तो किसी अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ होगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इस तरह की चीजों को समझते रहिए जो पहली बार पॉलिटी पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट में यूनियन टेरिटरी, सेकंड में सिटीजनशिप, आर्टिकल्स ये लिखे हुए हैं। डीपीएसपी तक बता दिया। फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारी ड्यूटीज हैं, ये बाद में ऐड की गई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। आर्टिकल 51A खोलोगे तो उसमें 11 ड्यूटीज लिखी रहेंगी। पहले 10 थी, फिर एक ऐड हुई थी, ठीक है। ऐड कौन सी हुई थी? राइट टू एजुकेशन वाला, कि हमारा सबकी जिम्मेदारी है कि एजुकेशन दी जाए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद यदि मेरे को यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है, तो मैं इस चैप्टर 5 के पास जाऊंगा, और 52 से लेके 151 तक जो भी लिखा है वो क्या है? यूनियन गवर्नमेंट, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब यूनियन। ये एमपीपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि यूपीएससी में भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन एमपीपीएससी को थोड़ा यहां पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानना है तो चैप्टर 6 खोलूंगा, और 152 से लेकर 237 तक जो भी चीज लिखा है वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में लिखा है। सेट ऑफ रूल्स वहां के आपको इस तरह से मिलेंगे। आपको रटा होना चाहिए 1 से लेकर 6 तक। 7 एक बार भूल भी जाना, हालांकि वो डिलीटेड है। कैसे डिलीट हुआ? 7th अमेंडमेंट एक्ट से। स्टेट्स के बारे में था, पार्ट बी स्टेट्स और सिक्किम विक्किम जो उस दिन आप पूछ रहे थे ना, हाँ, उनको हटाया गया था, ठीक है। तो अपन को क्या है ना भाई, प्लीज याद रखिएगा, मैं आपसे चाहता हूं आपको मोटा मोटी यहां तक आर्टिकल ब्रैकेट भी याद हो। 1 से 4 के बीच में चैप्टर 1, 5 से 11 सिटीजनशिप, ये भूल भी जाए तो 12 से 35 तो याद होना चाहिए, फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3, ठीक है। 36 से 51A एक आर्टिकल, और ये यहां तक। तो ये याद कराया जा सकता नहीं है, आपको करना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी
जो आपको मैं इंडेक्स दिखाया, ये देखा जाए तो इंडेक्स ही है आपके किसी किताब का। जो जो बोलूंगा वही वही याद करना। मैंने आपको 6 तक बोला है, सब रटा होना चाहिए। फायदा क्या, मैं आपको एलिमिनेशन की टिक बताता हूं। मान लो एक क्वेश्चन आया जो तुम देख रहे हो यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है और 4 आर्टिकल के ABCD लिखे हैं, कुछ भी नहीं आता, लेकिन बस इतना याद है कि 52 से लेके 151 सब चीज यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो 52 से पहले वाले और 151 से आर्टिकल वाले एलिमिनेट कर सकते हो, ये आइडिया तो आएगा कम से कम। ये प्रेसिडेंट था, ये गवर्नर था, जैसे याद कीजिए आर्टिकल 123 पढ़ाया था, कहां फिट हो रहा है, और 213 कहां फिट हो रहा है, स्टेट में, गवर्नर और प्रेसिडेंट। याद आया, कैसे पता है, ये याद रहना चाहिए ब्रैकेट्स क्या है, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। मैं कहीं भी पूछो पार्ट 3 क्या है, पार्ट 7 क्या है, पार्ट 20 क्या है, पार्ट 15 क्या है, यहां तक तो सब याद होना चाहिए। अगले का मैं बताऊंगा वही याद करना बस। आप पार्ट 8 छोड़ सकते हो, हालांकि याद होना चाहिए, आर्टिकल मत याद करने बैठ जाना, ठीक है। पार्ट 6 के बाद सीधे पार्ट 9A 9 और 9B रटा होना चाहिए। पंचायत यूपीएससी और एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। पार्ट 9 है पंचायत, ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, आर्टिकल 243, 243A B C D E F G H I J K L M N O। फिर उसके बाद हुआ 9A P Q R S T Z ZA ZB ZC ZG तक, G के बाद ZH से लेके ZT तक। हमने आर्टिकल्स चेंज नहीं किए, 395 तक इंटैक्ट है, हमने बस ABCD में अमेंडमेंट्स किए हैं। हाँ, लेकिन आर्टिकल्स कौन से याद करने हैं वो बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी ब्रैकेट तो याद होना चाहिए। मैं बोलूं पंचायत कौन से पार्ट में दिया है, कहां से कहां का आर्टिकल है, 243 से लेके 243O तक। अब मैं यदि क्वेश्चन पूछ दूंगा कि ग्राम सभा कहां डिफाइंड है, अब वो अंदर की बात है, किस में है, A में है कि B में है, ठीक है। 243H में क्या है, यदि पंचायत तो कभी हफ्ता लेना हुआ टैक्स, तो 243H मैं ऐसे ही याद करके रखा हूं। जब मैं आपको पंचायत पढ़ाऊंगा, पंचायत पढ़ते पढ़ते पहुंचते पहुंचते तो मेरे को लगता है 4-6 महीने लग जाएंगे। मतलब हर महीने भी यदि 15 दिन में आऊं तो 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन 2-3 महीने में बार बार आऊं तो डिपेंड करता है। तो रटने का तरीका है, ओ मतलब चलो ये मैं याद करने के 2-3 तरीके बता देता हूं। हाँ दोस्त, नहीं इंटरफेरेंस के लिए मना किया गया कोर्ट, हाँ बार टू इंटरफेरेंस। हाँ देखो इतना याद है, पूरा पंचायत पढ़ा गया तुमने, पूरा 395 तक, मेजर मेजर ना। तो बता 243, अरे तो नहीं मैं तो बता भी, ट्रिक भी बता दूंगा। 243 आई बता, स्टेट फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन नहीं, स्टेट फाइनेंस कमीशन। आई फॉर इनकम, इनकम कौन देता है, स्टेट फाइनेंस। हाँ ऐसे। 243F क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन, फक ऑफ, F, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद किया है, ठीक है। नॉन वेज जल्दी याद होता है, मेरे को पूरा याद है कैसे, इसी तरह गंदे गंदे तरीके से, ठीक है। वो मत उंगली मत करो, नोट इंटरफेयर, ठीक है। तो ये सब चीज है, मैं याद करा दूंगा जब मैं वहां पहुंचूंगा, अभी इतना ही ठीक था। म्युनिसिपैलिटीज प्लीज याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जो यहाँ पे है ना वो यहाँ पे है, जो रूरल पे है वो पंचायत, जो अर्बन में है वो म्युनिसिपैलिटी, बड़ी बड़ी आपकी भाई महानगर के आदमी इंदौर भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बोला मैडम वो आपके सिलेबस में भी लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आर्टिकल्स के रेंज याद रहे तो अच्छी बात है, आर्टिकल उसको याद है तो मतलब वो तुमसे 2 कदम आगे है, उसके बराबर आना है तो तुमको भी रटना पड़ेगा। देखिए अभी समय है उसको भी एग्जाम देने में, तुमको भी एग्जाम देने में, वो आज आगे है, लेकिन आप भी मेहनत करोगे तो बराबर पहुंच जाओगे, तो डरना नहीं है। बेयर एक्शन नहीं रखनी पड़ेगी, मैं रटवा दूंगा, चिंता मत कर। शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, इन सबके आर्टिकल्स तो मत करना फिलहाल, ये याद होना चाहिए कौन कहां है। ये 11th याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो। पंचायत, म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव,
10 वाला छोड़ सकते हो, लेकिन इतना याद कर लोगे, 2-4 ही बचेंगे, देख तो लेना, दिमाग में रखना। 12th इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ाया भी नहीं जाता है यूपीएससी एमपीपीएससी में। 11 पढ़ाया जाता है क्योंकि यूनियन और स्टेट का क्या रिश्ते हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं भाई, पैसा देता है, ग्रांट्स देता है, फलान देता है, तो वही रिश्ते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इन्हीं 4-5 आर्टिकल्स के बारे में हिंदी में लिख, सिंपल लैंग्वेज इसमें लिखना है, हिंदी में तो नहीं लिखना है। नेक्स्ट, ये भी किसी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे याद मत करना। सर्विसेज, आप सबकी सर्विसेज के बारे में लिखा है, कभी देखेंगे जीवन पहुंचेंगे तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 14A ट्रिब्यूनल्स, ग्रीन ट्रिब्यूनल इसी में है। 2 आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 323A और B, ठीक है। एक होता है 323A जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, और B में सिंपल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, जिसे एनजीटी ने जन्म लिया। इलेक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अलग से सिलेबस में दिया है, आर्टिकल्स बाद में याद करेंगे, लेकिन अभी इतना याद होना चाहिए कि पार्ट 15 इलेक्शन है, पार्ट 18 ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल नहीं याद करना, जो आर्टिकल 1 याद करना वो बाद में देखेंगे। इमरजेंसी प्रोविजन याद है, 352, 54, 60, सब इमरजेंसी के बारे में, 350, 56 और 60, 4 ++4। कौन से आर्टिकल में, कौन से पार्ट में दिया है, 18। फिर दिया है 19 मिसलेनियस, नहीं रटने की जरूरत है। फिर पार्ट 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368, किस तरह से संविधान को अमेंड किया जा सकता है, चेंजिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 11 और 12 हटा दो, ठीक है, बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको याद है, वो मैंने बताया था लास्ट आर्टिकल में रिपील्स हैं, रिपील मतलब वापस ले लेना, 1919, 1935 का एक्ट। इतने बार 22, ठीक है। आज की डेट में कितने पार्ट्स हैं, 22। ये 22 में से कम 8 से 10, 12 शायद से मैंने आपको बताए हैं। पार्ट तो याद होने ही चाहिए, किसी किसी के तो आर्टिकल्स भी रटे होने चाहिए। इंडिविजुअल आर्टिकल समय के साथ आएगा, जब वैसे मान लो पंचायत पढ़ा रहा हूं, कैसे किसी को निकालना है, कैसे बनाना है, कैसे स्टेट फाइनेंस, तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है अभी, तो इंडिविजुअल आर्टिकल याद मत करो। यहां तक क्लियर है, घर का है, करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, फीस तो दे ही दो। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक और ग्लांस बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। पार्ट 5 और पार्ट 6 साइमल्टेनियसली चलता है। एक रूल होता है +89 +90 वाला, मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, या मन के अभी बता दूंगा, लेकिन याद रखिएगा आपको बस ये बनना चाहिए, यूनियन, ठीक है। आर्टिकल 123 याद है आपको, 90 ऐड करो कितना आता है, 213 आता है कि नहीं। तो यदि किसी को 123 याद है, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस, तो गवर्नर के ऑर्डिनेंस याद करने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, 90 ऐड कर देंगे। तो मेरा ये कहना है आपको, लेकिन कहीं कहीं 89 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कब करेंगे, जब आप आगे फीस जमा कर दोगे, सब फीस जमा कर दोगे, फोन आ रहा है दिल्ली से, ठीक है। चलो, चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव, तो चैप्टर 2 एग्जीक्यूटिव, सेंटर स्टेट, ठीक है। पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट साहब, गवर्नर साहब, 123, 213। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो लेजिस्लेटिव पावर थी ना, लॉ बनाने की पावर, जब इमरजेंसी था, लड़ने की जरूरत ही नहीं भैया। यूनियन जुडिशरी, स्टेट जुडिशरी, सीएजी यहां होता है, उस दिन मैंने बोला था सीएजी यहां नहीं होता, लेकिन यहां तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो यदि दादा ये याद कर लो इसके आर्टिकल्स के बेसिक आइडिया, तो आपका काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, और 4 ऑप्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 से लेके 147 आर्टिकल तक ही होगा, 148 नहीं होगा, 123 नहीं होगा। एलिमिनेट कर पाओगे आज की डेट में, फिर धीरे धीरे रट जाएगा, पढ़ते रहोगे। तो ये भी एक ग्लांस है, मिल जाएगी इसकी फोटो वोटो, चिंता मत करो। पार्ट 9 वेरी इंपॉर्टेंट, बताया था आपको, सिलेबस में आता है यूपीएससी के। हमारा और तुम्हारा मतलब यूनियन और स्टेट का रिश्ता लेजिस्लेटिव, इस आर्टिकल में दिया है। ये 10 आर्टिकल समझ लिए, यही लिखना है मेंस में। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिश्ता यहां लिखा है, रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। ये किसी मतलब नहीं है, मत पढ़िएगा। राइट टू प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी फंडामेंटल राइट से हटा के कहीं ऐड की गई, तो इसलिए ए लिखा हुआ है आर्टिकल 300 ए में।
ठीक है। बाकी ये सब बोरोइंग फाइनेंस हटा दीजिएगा, ये सब तुम पढ़ोगे, तुम कॉर्पोरेट वो कर रहे हो ना, लॉ कर रहे हो ना, ये सब पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। सर्विसेज, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन इसी के बीच में आएगा। तो क्या धीरे धीरे रट जाएंगी, अभी तुमको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बस क्या दिखा रहा हूं, ये एक प्रीफेस है, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। यूनियन की लैंग्वेज के बारे में यहां लिखा है, रीजनल लैंग्वेज के बारे में यहां लिखा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या लैंग्वेज यूज करेगी यहां लिखा है, और स्पेशल डायरेक्टिव यहां लिखा हुआ है। अपने लिए ये काम है, ये अच्छा है, समय के साथ पता चलेगा। तो एक ग्लांस का बात है, धीरे धीरे निहारोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं शेड्यूल्स पे। आज हमारी कोशिश रहेगी कि आप पार्ट याद कर लो रात तक, कल सुबह पूछ लूंगा आके एक बार, और दूसरी कोशिश ये रहेगी शेड्यूल याद होने चाहिए। क्विज पूरे याद है? हाँ फोटो भेज देंगे, ठीक है। शेड्यूल बुक में भी दिया है, शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेड्यूल आज आपके जीवन में आएंगे, उसके बाद पूरी क्लास में कभी कभी आएंगे, जब वो आर्टिकल पढ़ाऊंगा और शेड्यूल में जाना पड़ेगा। जब राज्यसभा पढ़ाऊंगा तो एक बार शेड्यूल 4 के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। उसका जीवन में कभी नहीं आने वाले शेड्यूल, आज ही क्लास में आएंगे सबसे मेजरली, तो आज ही रात कर लो, ठीक है। पार्ट तो चलो आते भी रहेंगे, जब मैं फंडामेंटल राइट शुरू करूंगा तो बोलूंगा वी आर स्टार्टिंग पार्ट 3, दिस पार्ट गोज फ्रॉम 12 से 35, लेट्स रीड 12, 13, 14, 15, 35। तो दूसरी बार आ जाएंगे, लेकिन आज तक, आज क्लास के अंदर अंदर रात तक आप लोग प्लीज रट लीजिएगा, मैं कल पूछ लूंगा, 2-4 बार में रटा जाएगा। पहली बात कि शेड्यूल होते क्या हैं। जैसे एक बुक होती है उसमें अपेंडिक्स और ग्लॉसरी होती है, वैसे ही शेड्यूल होता है, मैं समझा चुका हूं, पढ़ लेते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा अपन को। लाइक अ बुक कंटेन्स अपेंडिक्स टू एक्सप्लेन थिंग्स एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जैसे आर्टिकल 1, इंडिया एक देश है, ये क्या क्या यूनियन से बना है, लिस्ट 1। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट है, कितनी कितनी सीट है, वहां चले जाओ, शेड्यूल 4, ऐसे करके पढ़ लीजिए। पानी का बोतल। Like a book contains appendix to explain things and provide extra information। कॉन्स्टिट्यूशन के पास भी कुछ शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल बेसिकली टेबल्स होती हैं जो एडिशनल डिटेल जो मेंशन्ड होती हैं, आर्टिकल्स से रिलेटेड होती हैं, लेकिन आर्टिकल्स में मेंशन नहीं कर सकते। दे आर रेफर्ड टू दोज आर्टिकल्स, आर्टिकल से कनेक्टेड रहती हैं। दे आर केप्ट सेपरेट बिकॉज इट इज अ लेंथी डॉक्यूमेंट, बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट है, इसलिए वहीं पे ओरिजिनली डाल देते तो बहुत हेफाजत हो जाता, तो उन्होंने बाद में डाल दी, ठीक है। Hence not included in original text, but they are very much part of the constitution. When Indian constitution was adopted in 1949, 8 शेड्यूल थे, लेकिन आज अमेंड हो के 12 हो गए। अपन को कुछ नहीं जानना है, अपन को इसको एक लाइन में कन्वर्ट करना है और इसको रटना है बस। अपेंडिक्स, ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल्स, ठीक है, जस्ट अ नॉलेज, ठीक है। शेड्यूल पहले ओरिजिनली 8 थे, आज 12 हैं, ये तो रटा होना चाहिए। अब कौन कौन से 12 हैं ये आपको रटा होना चाहिए, ये पूरी टेबल रटी होनी चाहिए आर्टिकल के साथ। मैंने पहले पार्ट में आर्टिकल्स मना किया, पहले 4-5 के लिए बोला कि पता होनी चाहिए, लेकिन यहां आर्टिकल याद नहीं रहेगा तो आप, जो मैंने पढ़ा है कि शेड्यूल कनेक्ट होता है एक आर्टिकल से, तो आर्टिकल याद नहीं हो तो कनेक्शन छूट जाएगा आपका। तो प्लीज याद रखिएगा, एक एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्टेट और उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और दूसरा लिखा है यूनियन टेरिटरी के नाम और their extent। आर्टिकल 1 और 4 में जब आप पढ़ोगे ना तो लिखा रहेगा रेफर टू शेड्यूल 1, ऐसा लिखेगा। आपको यदि देखना है तो एक बार गूगल से जल्दी से सर्च कर लो, आर्टिकल 1 है आर्टिकल 4, अभी के लिए जल्दी से सर्च कर लो तो आप कनेक्शन पता कर पाओगे। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लो और आर्टिकल 4 देख लो, कोई भी देख लो, कुछ 1 देख लो, कुछ 4 देख लो। दोनों ही आर्टिकल में कहीं लिखा होगा रेफरेंस फॉर शेड्यूल 1। ठीक है, तो आर्टिकल 1 और 4 में, और 1 से 4 तक आप देख भी रहे हो तो टेरिटरी के बारे में ही पार्ट है ना, ठीक है भैया। तो नेम ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी शेड्यूल 1 में लिखा है, वेरी गुड।
शेड्यूल 2 में क्या क्या लिखा है, इसके आर्टिकल्स रटना नहीं। हाँ, इमोल्यूमेंट अलायंस प्रिविलेज किस किस को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बगल में प्रेसिडेंट कौन होगा, गवर्नर, ऐसे करके याद कर सकते हो ना, इजी पड़ेगा। स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वैसे हमारे स्टेट में भी होंगे भैया, सेंटर स्टेट चलाते रहना, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर डिप्टी स्पीकर, और जहां जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद, बात हो चुकी है हमारी इस पे, उसके चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और सीएजी साहब, इनके आर्टिकल मत रटना। ये जब आर्टिकल पढ़ेंगे और कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट होंगे तो आ जाएगा, हालांकि इमोल्यूमेंट्स पे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आएगा शेड्यूल 2 कंटेन्स इमोल्यूमेंट ऑफ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कुछ गलत वाला, 213, 124, 2132, एक पकड़ लोगे, शेड्यूल याद रहेगा तो आंसर निकाल लो, ठीक है। तो ये है आपका शेड्यूल 2। शेड्यूल 3, ओथ और एफर्मेशन किस किस के लिए, यूनियन मिनिस्टर्स, जो यूनियन के सीओएम बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा है यहां पे, यूनियन मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट के कैंडिडेट बने, जिसको प्रोटेक्ट स्पीकर दिलवाता है शपथ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर कैबिनेट, स्टेट के लेजिस्लेचर और जजेस ऑफ हाई कोर्ट। यूनियन याद है तो स्टेट बगल में चल ही रहा है, सब याद करने की जरूरत नहीं है, यूनियन है ये पूरा और उसके साथ के स्टेट है, यहाँ यूनियन मिनिस्टर, यहाँ स्टेट मिनिस्टर, यहाँ वो पार्लियामेंट, यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर, थोड़ा अपना रैम खाली रखना, सब रटना मतलब जाना, यूनियन रटा है तो स्टेट अंडरस्टूड है, ठीक है। इसके भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बोलोगे सर ओथ और एफर्मेशन में क्या अंतर होता है, बता। हाँ, जो भगवान को मानता है वो ओथ लेता है, सौगंध खाता है, और जो भगवान को नहीं मानता, थीस्ट एथिस्ट है, तो वो एफर्म करता है कि हाँ ये एफर्म व्हाट यू से टू। तो दोनों में अंतर है। यदि हमने देखो सिर्फ कितना सोच के लिखा होगा कि जो भगवान को मानेगा वो या कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा, कोई एफर्म करेगा उसके लिए भी, दोनों के लिए, वरना कोई क्वेश्चन कर लेता मैं ओथ नहीं ले रहा, तो ले एफर्म कर ले, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ हाँ भाई, इसका आर्टिकल रटा होना चाहिए मोटा मोटी, 4 तो रटा होना चाहिए, 80 एक बार भूल जाओ, 4 वेरी इंपॉर्टेंट। एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट, कहां लिखा है, शेड्यूल 4। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 रटे होने चाहिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एमपीपीएससी और यूपीएससी में यही से आता है, क्यों, कंफ्यूजिंग है। जो भी शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो एरियाज हैं उनको कैसे एडमिनिस्टर करना, जैसे हम एडमिनिस्टर होते हैं ना, वैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज नहीं होते। रीजन देखो, उनकी कल्चर अलग है, उनकी सोच अलग है, वो उनकी आइडेंटिटी अलग है, हमारी आइडेंटिटी अलग है, ऑल साइज फिट्स टू ऑल नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो उनके लिए हमने थोड़े क्या है ना, जैसे मैंने उस दिन बताया था ना आपको, बैगा चुक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अलाउ की गई है उनके लिए, तो नया एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वहां पे थोड़ा ज्यादा ह्यूमेन होनी जरूरत है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा भी मिसट्रस्ट फील किए, क्योंकि वैसे भी सोसाइटी से दूर है, और वो यदि तुम जैसे कलेक्टर को मान लिया कि तुम हमारे लिए नहीं आए हो, एनजीओ को इसलिए पसंद करते हैं कि एनजीओ जाके उनसे मिंगल अप करती है, फिर एनजीओ की मदद लेके आप वहां पे वेलफेयर करते हो, तो यदि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपकी बात नहीं सुनेंगे ट्राइबल लोग के साथ, तो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन है। अगला याद रखना भैया, 6 में कोई भी ट्राइबल एरिया जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 स्टेट याद होने चाहिए। नहीं, ट्राइबल नक्सल अलग नहीं हुई भाई, कुछ ट्राइब्स नक्सलवाद में चेंज हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ट्राइबल एक आइडेंटिटी अलग है, कह सकते हो, लेकिन फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी थे, नक्सलवादी ट्राइबल एरिया नहीं थी। हम जैसे एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन उनकी जमीनें छीन ली, उनका आधार छीन लिया, तो बंदूक उठा लिए। रानी आपकी चंबल की फूलन देवी, तो आप उसको ट्राइबल तो नहीं कहोगे, ट्राइबल तो नहीं थी, एट्रोसिटीज थी भाई, उनको नंगा कर दिया गया था। पिक्चर देखे हैं आप, पान सिंह तोमर, ठीक है। तो ये सब अलग प्रकार की चीजें हैं, वही है ना, गवर्नमेंट के खिलाफ बंदूक उठा लेना ये थोड़ा एक एक्सट्रीम हो जाता है, ठीक है। गुस्सा तो आप भी हो, लेकिन आपने वेडनेसडे पिक्चर ऐसे काम तो नहीं किया अभी तक, है ना, करना चाहते हो
लेकिन कर नहीं पा रहे, बस सही है ना, ठीक है। ये याद रख लेना, क्यों? क्योंकि अगला आपको कंफ्यूज करेगा। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में 6 है, लेकिन अपना मध्य प्रदेश, अरे कहां गए, हाँ अपना 5th में आता है, इनको छोड़ के उसमें आता है, वही में तो क्या हो गया। पार्ट 7 डिवीजन ऑफ पावर पढ़ चुके हैं आप लोग। आर्टिकल 246 रटा होना चाहिए, कल ये पूछूंगा। 246 तो गलती नहीं करोगे आप लोग। आर्टिकल 246 में आपने क्या किया है, यूनियन लिस्ट, करंट कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट को बांटा है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट 2-2, 3-3 याद होने चाहिए, क्योंकि क्या मेंस में लिखना पड़ता है, बाकी सब्जेक्ट नहीं पूछता। न्यूज में एग्रीकल्चर था, किसमें आता है, लैंड किसमें आता है, माइनिंग इशू चलते रहते हैं किसमें आता है, ये जो इश्यूज है ना वो कौन सब्जेक्ट में आता है वो रट लेना बस। हाँ स्टेट है। अभी एजुकेशन में बात चल रहा था, ठीक है, एजुकेशन में बात चल रही थी क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, तो जो इश्यूज है वो किसके अंडर आएंगे, स्टेट या यूनियन या कॉन्करेंट, ये होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। लिस्ट 1 में यूनियन है, लिस्ट 2 में स्टेट है, लिस्ट 3 में कॉन्करेंट है। प्रेजेंटली देखा जाए तो 100 सब्जेक्ट्स हैं, 100 काम है इनके, ओरिजिनली कितने थे 7, मतलब 1949 वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 61, 66, 52, 47, ये सभी याद होने चाहिए। सब्जेक्ट आर्टिकल से याद होने चाहिए, लिस्ट याद होनी चाहिए, कुछ 2-2, 3-3 एग्जाम्पल जो इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, कितने थे कितने हो गए, ये तो नंबर पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल में से आता है ये, रटा ही होना चाहिए, इसका कोई मतलब कुछ भी नहीं है माई बाप। इस पूरे शेड्यूल 8 में ऐसे 22 लैंग्वेजेस हैं जिसमें यूपीएससी होता है। ये वो कुछ लैंग्वेजेस हैं देश की जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। तो 22 लैंग्वेज, 22 एडमिनिस्ट्रेटिव्स। अब कोई नागालैंड का रहने वाला है, उसने बचपन से ही नागालैंड लैंग्वेज में वर्क किया है, उसको यूपीएससी अलाउ करेगा, यूनियन का पार्ट है, तो नागालैंड में एग्जाम दे। आप सबको इसीलिए क्या कभी कभी क्या बोलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के भी पेपर्स देखने पड़ते हैं, तो आप लोग के लिए तो नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, पहले कितने थे 14, अब कितने 22, रटा होना चाहिए। और कौन किससे, अमेंडमेंट एक्ट से आया, कोई सिलेबस में क्या है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट, तो भैया देख लो, एक नजर मार लो, यहां तो रट भी नहीं पाओगे, 3-4 महीने में रटोगे, लेकिन रट जरूर लेना वरना जीवन खराब हो जाएगा तुम्हारा। बोडोलैंड, बोडोलैंड है ये, हाँ तो क्या दिक्कत है, रिकॉग्नाइज लैंग्वेज, हाँ हाँ। मैथिली तो आपके यूपीएससी के ऑप्शनल में भी है, बिहार की लैंग्वेज है। सिंधी ऐड हुई थी 21st में, आप में से कोई सिंधी है, नहीं है कोई। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 71st में हुई थी। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली 92 में हुई थी। ओडिया का नाम ओडिया कर दिया गया था, ये भी तो एक अमेंडमेंट ही है ना, एडिशन नहीं किया, स्पेलिंग तो चेंज की, तो ये कौन सा अमेंडमेंट से किया था 96। मतलब मैं ये बोलूं कि शेड्यूल 8 कितनी बार अमेंड हुआ है, 1, 2, 3, 4। कौन से आर्टिकल में लिखा है ये सब, 344 और 51 में। आर्टिकल खोल के देख लो, वहां लिखा होगा शेड्यूल 8, चेक कर लो, मतलब यदि लग रहा है तुमको, ठीक है। 100% मैडम, 100%। सेंथलीज लोग रहते हैं वहां, संताल रिवोल्ट भी है तुम्हारे हिस्ट्री में, हाँ। वो नहीं, वो सिन्हलीज है, वो श्रीलंका वाला सिन्हलीज करके, SINH, हाँ वो पारसी लोग हैं। पारसी लोग क्या करते हैं, पारसी लोग अपने मृत शरीरों कैसे करते हैं पता है आपको, वो टावर में रख देते हैं और जो वो होती हैं, क्या होती हैं, वल्चर, उसको खा जाती है। जैसे आप जलाते हो, कुछ लोग हम में से जो यदि मुस्लिम होंगे तो गाड़ते होंगे, क्रिश्चियन गाड़ते हैं, पारसी लोग क्या करते हैं, टावर में फेंक आते हैं और वहां पे वल्चर्स उनको खा लेती हैं। ये उनका तरीका है मोक्ष का, ठीक है। और इसलिए देश में क्या है ना, वल्चर खत्म हो रहे हैं, तो पारसी लोग परेशान हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट है, जैसे गाय के लिए हम सोचते हैं, इसलिए वल्चर को बचाने के लिए जटायु योजना और बहुत सारी योजना चल रही है, ठीक है। भैया रट लेना, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।
इसमें एक ट्रिक है, वो मैं तब बताऊंगा ट्रिक जब आप मेहनत करोगे। एक्चुअली एक रूल होता है, मैंने पहले शॉर्ट ट्रिक बता दी, जैसे आज एफ वाली बता दी, ओ वाली बता दी, ABCD सबका बता सकता हूँ, बहुत की ट्रिक्स हैं, ठीक है, बता दूंगा तो तुम कभी मेहनत नहीं करोगे। और तुम्हारी क्लास में तो मैंने देख ही लिया, तुम कोई मेहनत नहीं करते, ठीक है। शेड्यूल की है, आपको पता है ना, मत बोलना, क्योंकि क्या है ना, ये लोग पढ़ेंगे नहीं। हाँ हाँ होती है टीयर्स, हाँ आगे मत बोलना, ठीक है। तो है शॉर्ट ट्रिक है, बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक है, मैं अभी बता दूंगा ना तो तुम सच्ची मेहनत नहीं करोगे। मैं चाहता हूं कम से कम 2-3 दिन जूझो, तो फिर उसके बाद ना उसका मजा है। कुंफू पांडा देखे हो ना, उसको लास्ट में पता चलता है कि असली ट्रुथ क्या है। पहले दिन ही बता देता तो पिक्चर भी खत्म हो जाती, लेकिन वो मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। ट्रिक्स बता दूंगा, तुम लोग वैसे भी पढ़ते लिखते नहीं, मैं समझ गया, फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। पार्ट 9 थोड़ा आइडिया रखना है इसका, ठीक है। पार्ट 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जब फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो मतलब मेरे को लगता है 40 मिनट का लेक्चर इसी पार्ट 9 पे देना पड़ेगा। पार्ट 9 ब्लैंकेट बैन की तरह यूज होता है, इसमें जो भी आर्टिकल्स अंदर जाते हैं उसको जुडिशरी केस में नहीं चैलेंज किया जा सकता। क्योंकि देखो दिक्कत क्या हो गई थी ना, तुमने दे दिया फंडामेंटल राइट प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड XYZ, और वहीं पे तुमको चाहिए इंडस्ट्रीज और लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। बिना लैंड कहाँ डैम बनाओगे, IIT कहाँ बनाओगे, देश का उद्धार कैसे करोगे, इंडस्ट्री कैसे करोगे। अब इनसे लैंड लेने तो लैंड बोले नहीं देंगे, राइट टू प्रॉपर्टी अपन की। तो बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, केशवानंदा भारती केस, ये सब इसी का दिया हुआ है, ठीक है। और पार्ट 9 को ब्लैंकेट बैन बोल दिया गया था। जैसे आप जब ठंडी लगती है तो ब्लैंकेट पहन लेते हो, तो एक आपकी अपनी हीट होती है जो गर्म करती है, और बाहर की भी हीट नहीं आती, या आपके पास ब्लैंकेट नहीं है, आप गरीब हो। जैसे मैं, जब हम लोग गाँव जाते थे तो हम साट लेते थे, क्या 2 चद्दर को एक साथ साट लो, तो बीच में एयर रहती है, तो वो मीडियम बन जाता है इंसुलेशन का, वो किसका, इंसुलेशन का। तो जो गरीब होते हैं वो 2 चद्दर को साट लेते हैं, ठीक है, उससे भी गर्मी ज्यादा लगती है, मतलब ठंडी नहीं लगती। तो ये ब्लैंकेट बैन है, इसमें बहुत सारे केसेस हुए हैं। केशवानंदा भारती के पहले और बाद में क्या चेंजेस हुआ, आर्टिकल 31 भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं नहीं, वो तो छोटे मोटे केस है मैडम, वो तो तुम्हारे लॉ सूट वाले ही देख लेते हैं, ये बहुत बड़े बड़े केस है। आप पढ़ लीजिए ना, जमींदारी एक्ट एबॉलिश करना, ये करना वो करना, इसमें अभी नहीं जाऊंगा मैडम, बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा इसमें, अभी ये टाइम नहीं, अभी ग्लांस चल रहा है हमारा। थोड़ी थोड़ी चीज बता दूंगा, आप डाउट पूछ लो, जो आपने बोला ना वो नहीं है। एक्ट एंड रेगुलेशन 13 थे, आज 282 हैं ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, लैंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो लैंड रिफॉर्म, जमींदारी सिस्टम का खत्म होना और अदर चीज। ये शेड्यूल 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो आपने देखा था उसमें लाया गया था टू प्रोटेक्ट द लॉ इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो अभी मैं आपको बता रहा था, ठीक है। हाउएवर इन 2007 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट लॉज इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1773। ये किसकी डेट है, केशवानंदा भारती की। मैंने बताया था 24 अप्रैल, 3 चीज वेरी इंपॉर्टेंट, आर नाउ ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। 24 अप्रैल से पहले जो भी है उसमें जुडिशियरी उंगली नहीं करेगा, लेकिन इसके बाद यदि कोई है एक बार उंगली करेगा और उसका ओके या नो ओके बोल देगा, और फिर वो घुस जाएगा पार्ट 9 में, और जैसे ही पार्ट 9 में घुसेगा वो क्या हो जाएगा, ब्लैंकेट बैन। अब बताइए, अरे लिमिटेड नहीं है मैडम, इसी ने लिमिट किया था, बाकी कहीं तो लिमिटेड नहीं है मेरे हिसाब से। जुडिशियल तो कहीं घुस जाती है आज की डेट में, जुडिशियल रिव्यू इज वेरी ओपन एंडेड। ये एक शेड्यूल 9 है, इसलिए इसमें बहुत सारे केसेस हुए कि हाउ कैन अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद सो फॉर फिलॉसफी ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड रिव्यू कैन बैन सम एक्ट। आज कल 13 थे, आज 282 है, कैन स्टॉप जुडिशियल स्क्रूटिनी। लेकिन बात ये थी ना, whenever there is a fight between fundamental rights and DPSP, ठीक है, जो काम देश को करना है आपकी फंडामेंटल राइट रोक रही है, तो वहां पे कुछ ब्लैंकेट बैन करने पड़ेंगे, वरना तो देश में आपकी जमीन, सबकी जमीन थी किसी ना कुछ। कहां खोलते IIT, कहां खोलते बाजार, कहां खोलते SC ST के लिए स्कूल कॉलेजेस, तो कहीं ना कहीं मेट्रो कहां खोलते, अभी भी
और ऊपर से हमारे देश में एक चीज है, जहां पे नई रोड बननी है वहां पे एक मंदिर खड़ा हो जाता है, गांव वालों को एक छोटा सा पत्थर मिल जाता है कि शंकर भगवान कल रात में आए थे, बोले कि मैं हूं यहाँ पे, निकाल लो मेरे को। तो हमारे देश में कोई काम ही नहीं हो पाता। ठीक है, आपको पढ़ाया भी जाएगा केस स्टडीज में, यू आर अ डीएम ऑफ एन इंस्टीट्यूट, सॉरी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और अचानक से जहां पे आप ब्रिज बना रहे हैं वहां पे कभी आप जाना दिल्ली, झंडे वालन के बाद आता है करोल बाग, झंडे वालन के बाद आता है करोल बाग, करोल बाग में आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये भी कोचिंग जो आई है सब है करोल बाग में ही, मतलब करोल बाग इज ओल्ड राजेंद्र नगर इज हब फॉर इंग्लिश मीडियम्स। उसे जस्ट पहले झंडे वालान है, आपने कभी पिक्चरों में देखा है हनुमान जी अपना, है ना, दिल्ली की फिल्मों में, वो झंडे वालान में ही है। मतलब मैं जब वहां रहता था करोल बाग, आप जब भी कभी जाओगे ना झंडे वालान हफ्ते में एक बार जरूर जाओगे, मंदिर है, फेमस मंदिर है, उसी के बगल से मेट्रो निकलती है। ठीक है, तो वो भी डिस्प्यूटेड है, हाँ, क्योंकि मंदिर तो नहीं तोड़े जा सकते देश या मस्जिद। आपके भोपाल में कितनी जगह है, एक जगह मस्जिद और मंदिर बीच में बनी है, रोड बाइफरकेट किया है, वो सोने का जो प्लेटिंग की गई है, बहुत सारी चीजें हैं दोस्त, मुझे पता नहीं, मैं रास्ते में देखा, मैं भोपाल बहुत कम घूमा हुआ है। हाँ मैंने देखा है, जब मैं आश्रम वाला तो नहीं है देखा मैंने कहीं, हाँ पेड़ तो नहीं काटा है, वो तो मैंने भी देखा, तो रिलीजियस कंट्री। हाँ हाँ कमिंग, आ जाओ वापस। पार्ट 10, उस दिन डेफिकेशन की बात उठी थी, ठीक है, पढ़ लो। प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, 102 191, इसलिए ब्रैकेट याद होना चाहिए। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, पार्टी छोड़ देना तो अभी हुआ, दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट, और इसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। अभी अपने में क्या है ना, पढ़ा दूंगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या है ना अभी ग्लांस पे ही रखते हैं, वरना गुचुर मुचुर हो जाएगा आप लोग के लिए, तभी ग्लांस ही रखते हैं। ये अपने में पूरा चैप्टर है, इलेक्शंस में आएगा, डिफेक्शन आएगा, ठीक है, और एंटी डिफेक्शन लॉ पूरा पढ़ाना पड़ेगा, कुछ नहीं पढ़ना है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट खोल लेना, सॉरी शेड्यूल 10 खोल लेना, जो भी उसमें लिखा है उसको एक बार पढ़ लोगे और मैं हिंदी में समझा दूंगा, खत्म, इतना ही डिफेक्शन। ठीक है, तो लेकिन अभी नहीं जाएंगे, आराम से जाएंगे। इसको तुम तो रट ही लेना भैया। 243G, बताओ कौन सा पार्ट की बात चल रही है, तुम मत बताना। 243G पंचायत, ए से ओ, ABCD G भी जाना है, G से मतलब ग्लूकोज, पार्ले जी, पार्ले जी से क्या देता है आपको, एनर्जी, पावर। ठीक है, अब इतना नहीं बताऊंगा, 2-3 बता दिया। हाँ मैम पार्ट 9 या पार्ट 11, शेड्यूल 11, अच्छा पार्ट 9, यस पार्ट 9 शेड्यूल 11 पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, रटने का तरीका है, कैसे रट किया मैंने, पार्ले जी ग्लूकोज तो जी से। ठीक है, तो ऐसे ही म्युनिसिपैलिटी का भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा ट्रिक, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, ट्रिक मैं दे दूंगा, मक्खन हो जाएगा, लेकिन यू हैव टू अर्न दैट ट्रिक, है ना, वरना तुमसे तो कभी नहीं होगा, मैं समझ गया। पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, 29 पावर्स हैं जो दी गई हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पार्ट 9 मार्केट में आया था, 243G। ठीक है, ये तो रटा होना चाहिए गुरु। और 29 मैटर में बहुत सारे मैटर MPPSC वाले, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 243W, सोना कहां छुपा था पिक्चर में, W के नीचे, तो पावर कहां छुपी है, W के नीचे। एक ट्रिक और बता दिया, ठीक है, लेकिन सब नहीं बताऊंगा। और शेड्यूल वाली इतनी एक बता दिया था, हम दोनों का सीक्रेट है, और जितने को पता है उसका सीक्रेट है, रट लेना फिर बताएंगे। W के नीचे 18 मैटर छुपे हैं, 74th अमेंडमेंट एक्ट, म्युनिसिपैलिटी मार्केट में आई थी। ठीक है, शेड्यूल 12 शेड्यूल किस बारे में बात करते हैं, कौन सा आर्टिकल से टच होते हैं, रट लेना, इसमें मैं इतने ज्यादा मदद नहीं कर सकता। बता भाई क्या होना चाहिए, सीक्रेट रिवील हो जाएगा, तेरे को मैं बता दूंगा कान में, क्योंकि तेरे को बनता है, इसलिए तो कोचिंग आया है। मैं तेरे को बता दूंगा, तेरे को याद है, तू मेरे को बाहर मिलना, किसी को बोलना नहीं, क्योंकि तू इसको भी बोल देगा ना तो इसका लॉस है। तू एक मेहनत के बाद पहुंचा है, तेरे लिए इजी है, इनको अभी बता दूंगा, नहीं पढ़ना बंद कर देंगे। और मैं फ्री में सब चीज नहीं बताता, इसका एक्स्ट्रा लगता है। हाँ मैं बता दूंगा। रुपए आराम से बोलो, क्या क्या बोलती, फारसी वारसी।
अच्छा हाँ 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 हाँ, नहीं देते, सही बात है। हाँ एक बार, हाँ वही वाली बात है। अरे मैडम, लैंड एग्रीमेंट्स को रिव्यू नहीं कर सकते, पढ़ो अच्छी तरह। वो लैंड में नहीं आता, वो तो कैपिटल पनिशमेंट में आता है। हाँ अभी जुडिशियल ओवररीच ट्रेंड में है, जुडिशरी अपने पीयर से बाहर निकल चुकी है। लॉ बनाने का काम है जुडिशरी का नहीं, बनाने लग गई आजकल विशाखा गाइडलाइंस, ये वो ओवररीच। हाँ लेकिन हाँ मतलब वो अच्छी चीज थी, प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन कुछ कुछ आजकल ना न्यूज में रहने के लिए जजेस कुछ भी करते हैं। हाँ हरासमेंट से, वो फीमेल हरासमेंट, निर्भया गाइडलाइंस है। पता नहीं पिक्चरों में देखा है, देखो पिक्चरों में जो देखा था, पिक्चर में अकबर की बीवी कौन थी? जोधा। असली में अकबर की बीवी जोधा नहीं थी। अरे नहीं थी भाई। हाँ। आप जब पढ़ते हो ना अकबर जोधा, हिस्ट्री किताब से अकबर की बीवी जोधा नहीं थी, चेक करना ही गलत है, न्यूज में कुछ भी दिखा देते हैं। हाँ? पता नहीं यार, तो सच्ची में नेट में ढूंढ के बता दूंगा। हाँ आप अभी कोर्ट, आप कभी कोर्ट गए हो क्या? गए हो ना, जिस तरह पिक्चरों में दिखाया जाता है वैसे कोर्ट नहीं होते। हाँ 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 आजकल ये सब भी यूज किया जाता है, जैसे अमेरिका में ये सब फांसी थोड़ा क्या है ना दर्दमैन वो है, तो उनके पास और गलत अलग तरीके, इलेक्ट्रोक्यूशन है, इलेक्ट्रिक लगाए उसमें भी दर्द होता है। फिर एक नया प्रकार का आपने पिक्चरों में देखा होगा, एक ड्रग दे देते हैं और फिर उसका एक और इंजेक्शन दे देते हैं, तो आपने पिक्चरों में देखा होगा मैट्रिक्स वैट्रिक्स में। तो कहाँ कुछ मिला के मारने के बहुत तरीके हैं, कैसे ही मार दो। हमारे यहाँ फांसी चलती है। हाँ पैसे मरने के लिए तो कि दूसरे का ब्लड चढ़ा दो वैसे ही मर जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ठीक है तो तरीके है, लेकिन उन्होंने बोला कि फांसी देंगे, बहुत सारे तरीके। मजा वजा तो नहीं आता कि कैपिटल पनिशमेंट है। ठीक है हाँ दोनों से ब्लड क्लॉट से मर भी जाते हैं, जी भी जाते हैं। हाँ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा मानते हैं, जो क्या बोलते हैं पब्लिक मॉरलिटी में देखा जाए, या आपका जो एक कन्विक्ट की भी फंडामेंटल राइट्स होती है, ह्यूमन नेचर राइट्स होती है, भगवान ने उसको जन्म दिया है तो भगवान ही मार सकता है, वाई नॉट द इंसान और द लॉ मेड बाय द पीपल्स। तो ऐसा माना जाता है कि जिस तरह की कैपिटल पनिशमेंट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया कीजिए, हर बार मत दिया कीजिए, ये लॉ ऑफ ह्यूमन के खिलाफ है। कुछ भी कर सकते हैं मैडम, ये प्रेसिडेंट की पावर है, इसको पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है पार्डनिंग होती है और रेमिशन होता है, ये 5-6 में डिफरेंस होता है। ये जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे ना यूनिट 5, वहां आर्टिकल आएगा पार्डनिंग पावर, तो वहां एक एक आर्टिकल समझाता रहूंगा, अभी ग्लांस ही रहने दीजिए। हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड बता दे, गोवा के लेजिस्लेचर ने बनाया है ना? नहीं कौन नहीं, वहां के लेजिस्लेटिव ने पास किया है ना, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास नहीं किया ना यूसीसी। कहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड? अरे गोवा नहीं कह रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी लॉ नहीं आया ना, उसे भी तो बात चल रही है ना, वही अगला इलेक्शन का वही इशू है। जैसे मान लीजिए सिख है, सिख कम्युनिटी को एक पावर मतलब है प्रोवाइडेड टू हेलमेट ना लगाए, सिख रिलीजन को। हाँ समझ गया, मास्क ना लगाए क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी को ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स करने के लिए डीपीएसपी का आर्टिकल। हाँ नहीं कुछ फंडामेंटल राइट्स के लिए डीपीएसपी को अपर स्टैंड दिया गया। जब मैं पढ़ाऊंगा ना कुछ जगह आपको डीपीएसपी को ज्यादा यूज कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं। नहीं जस्टिसेबल डीपीएसपी तो नहीं है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या है ना जब कुछ पॉलिसीज फॉर्मेशन की बात आती है और फंडामेंटल राइट उसको रोकते हैं,
तो कुछ कुछ केसेस में ना सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स के हिसाब से, हाँ हाँ एक्ट इन गुड फेथ, हाँ हाँ 100%, ये फंडामेंटल राइट में पढ़ाऊंगा, हाँ 100% ये पढ़ाऊंगा, थोड़ा रुक जाए तो इन लोग के लिए ज्यादा हो जाएगा, अभी तो ग्लैंस ही बचा है बहुत सारा। ठीक है, फिर डब्ल्यू याद रखिएगा। शेड्यूल्स के बाद आते हैं फीचर्स में। ठीक है, ये सब फीचर आपको पढ़े नहीं है, पहले तो देख लो फीचर है क्या, एक बार पढ़ लीजिए फिर मैं आपको पढ़ा देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स और पार्ट को एट अ ग्लांस हम देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मैं एकदम डिटेल में पढ़ा दूंगा, पहले तो ये पॉइंट्स पढ़ लीजिए, इसके 5-6 आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, सब मत लिख देना, इतना टाइम भी नहीं रहता, इतना जगह भी नहीं रहती, लेकिन ये कुछ फीचर्स हैं, कभी कभी इसके बीच से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी प्लस जुडिशियल सुप्रीमेसी, कमेंट, एनालाइज, तो इसमें क्या लिखना है क्या करना है ये हम जानेंगे। तो ये तो कुछ फीचर्स है, देख लीजिए फिर मैं आपको बता देता हूं। ड्यूअल कहाँ लिखा है इसमें, अच्छा अलग से बता रहे हो। ड्यूअल जुडिशरी पहले मैंने बताया था, निजामत अलग होती थी, दीवानी अलग होती थी, क्रिमिनल केस अलग लड़ते थे और सिविल अलग लड़ते थे। आज भी यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, सॉरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास क्रिमिनल केसेस जाते हैं, जो सिविल जज होता है उसका सिविल केस जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो तो दोनों केस एक ही जज लड़ सकता है, तो ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी। लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज में क्रिमिनल केस अलग हायरार्की पे चलते हैं और सिविल केस अलग हायरार्की पे चलते हैं, जैसे हाँ ठीक है। प्लस एक, हाँ यूएस में होता है, प्लस एक और चीज समझिएगा, हमारे ब्रिटिश इंडिया में भी होता था। ठीक है, कुछ वाइसरॉय तक जाते थे, कुछ क्वीन तक जाते थे। ठीक है, सिविल केसेस क्वीन तक जाते थे, क्रिमिनल केस जाते थे आपके वाइसरॉय तक। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जुडिशरी में एक एडीआर तो आपको बता ही चुका हूँ, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, वो अलग चीज है, अलग से बात करेंगे। जुडिशरी ड्यूअल आपने बोली ना, एक होता है फैमिली कोर्ट, उसमें कौन से केस लड़े जाते हैं, डाइवोर्सेस के। ठीक है, ऐसा तो इस तरह क्या है ना, जुडिशरी पहले ड्यूअल थी और आज भी लोअर लेवल में ड्यूअल है। ठीक है, लेकिन धीरे 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 इंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, जैसे आपको यदि आज केस लड़ना है और आप किसी जमीन जायदाद का केस लड़ रहे हो ना, तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जज मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाओगे, आप सिविल जज के पास जाओगे। ठीक है, ऐसा होता है, सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट, सीपीसी सीआरपीसी अलग अलग एक्ट ही हैं, जो जिसमें महारत कर ले। आप किसमें कर रहे हो, सीपीसी सीआरपीसी, सीपीसी में था, तो ये सिविल करता था, क्रिमिनल नहीं करता था। कुछ क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, कुछ सिविल। अभी एक जो नया सीरियल आया है, यार देखना है यार, बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, कौन सा है वो, माधव मिश्रा, पंकज त्रिपाठी का। छोड़ो यार तुम लोग, कुछ नहीं, ना पढ़ते हो ना पिक्चर देखते हो, करते क्या हो भाई तुम लोग। हाँ हाँ, वेब सीरीज जो आई है ना, देखना है। हाँ यार देखिए, अच्छी है। हाँ तुम्हें पिक्चर उच्चर नहीं देखते, पढ़ते भी नहीं हो, पता नहीं करते क्या हो यार तुम लोग। चले भैया, एक एक चीज धीरे धीरे समझा देता हूं, फिर डिटेल से समझेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फीचर क्या है उसके, पहला लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, हम जान चुके हैं, कैसे बना क्या सब है। रिटन क्या होता है, अनरिटन क्या होता है, ये भी जान चुके हैं। और आपने अभी पिछले 15, 20, 25 मिनट जो मेरे साथ किया, आपने बहुत ही स्ट्रक्चर वे में हमारे चैप्टर्स को बढ़ते हुए देखा, आर्टिकल्स को बढ़ते हुए देखा। वो मैंने फोटो दिखाई कि यूनियन और सेंटर और स्टेट कैसे आसपास चल रहा है। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग है, इसको रिटन कहते हैं। ऐसा यूके में नहीं दिखने को मिलेगा। ठीक है, लेंथीएस्ट आप पढ़ चुके हैं, बहुत लंबा है। रीजन ये है कि डाइवर्स भी हैं हम, और दूसरी चीज बी आर अम्बेडकर में जब हम कल पढ़ रहे थे तो वहां लिखा था, उन्होंने लेंदी और डिटेल्ड इसलिए बनाया है क्योंकि उसका मिसयूज ना हो सके। मैंने यदि आपको बोला वहां मत जाना, तो फिर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। दोस्त में तो भेज ही सकते हो, तू ही बता दे क्या है मम्मी मना की है,
लेकिन मैं डिटेल में लिख दूं सब्जेक्ट टू ये, डिस्क्रिप्शन ऑफ ये, एक्सप्लेनेशन ये, तो चीजें और कॉन्स्ट्रेंट हो जाती हैं। फिर आपको बिटवीन द लाइन जाना पड़ता है, जो सबके बस का नहीं है। लॉयर जिसको लॉ पता है कैसे भी घुसा देगा, कैसे भी घुमा देगा। तो हमारा जो संविधान बहुत लेंदी है, डिटेल्ड है, रिटन है, और इसको एलिफेंट भी बोला जाता है, मैमथ है, ठीक है, एलिफेंटाइन साइज। वेरी गुड। लक्ष्मीकांत में लिखा है, जिन लोग को सदमे में आ गया है, सदमा में, लक्ष्मीकांत तुम्हारा भगवान है, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, सही बात है, उस दिन बात की थी हमने, 35 से भी लियो, 19 से भी लियो, चार्टर एक्ट से भी लियो, ब्रिटेन से भी लियो, वीमियर से भी लियो, हर जगह से तो लियो। कट कॉपी पेस्ट, हमें आगे जाके गाली देंगे। इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट ये होगा, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कट कॉपी पेस्ट, लेकिन अम्बेडकर जी ने साफ साफ बोला, जब आप संविधान सीरीज देखोगे ना तो आपको डिबेट्स मिलेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट यूट्यूब में है, ठीक है। तो उसमें बोला है अम्बेडकर जी ने, रिटन है, कि आप कट कॉपी पेस्ट बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन कट कॉपी पेस्ट तब होता जब मैं डायरेक्टली कट कॉपी करता। मैंने अमेरिका के एक आइडिया को इंडियाज वे में कन्वर्ट करके यूज किया है, और मैं पर्सनली ये मानता हूं, यदि दुनिया में कुछ अच्छी चीजें चल रही हैं और उसको मैं अडॉप्ट करता हूं तो वो गलत नहीं है, सही है, क्योंकि हमको वेट नहीं करना है कि हम गलती करें और फिर उनसे सीखें। एक अच्छा मॉडल से घर बन रहे हैं आज की डेट में, जल्दी बन रहे हैं, या एक जमाना था हम लोग हाथ से बड़ी बिल्डिंग गिराते थे, आज की डेट में एक बड़ी बिल्डिंग 20 शहर में गिर सकती है और आसपास दिक्कत ना आए, हम करेंगे। सीखने की बात है, ट्विन टावर्स। तो बात यही है कि उन्होंने ये बोला कि कॉपी पेस्ट सही है, मैं भी कॉपी पेस्ट किया हूंगा, कहीं से किसी किताब से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको उस लेवल तक पहुंचा जा रहा हूं। तो आप बोलो कॉपी पेस्ट है सर, ये ठीक है, लेकिन द थिंग इज, क्या हम एडॉप्ट कर पा रहे हैं इन दैट वे? यस। हमने एक एडॉप्शन लिया, से कोई जापानीज मॉडल है, चाइनीज मॉडल है, हमने इंडिया वे में कन्वर्ट किया उसको, टोटल मॉडल तो कॉपी पेस्ट नहीं किया। तो अम्बेडकर ने बोला कि ऐसा मेरे को 50 बार करना पड़े, मैं 50 बार करूंगा फॉर द गुड ऑफ इंडिया। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब जब आगे जाके देखोगे ना, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताओ आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 368। अच्छा, अब कोई पार्ट बता दो, पार्ट 12 ही होगा, मत बताया करो यार, देख के बताओ। पार्ट 15 क्या है? इलेक्शन है। तो ऐसे याद करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो किस तरह से याद होने लग जाएंगे धीरे धीरे हमको, जब सोर्स पढ़ेंगे तो हमको याद करना पड़ेगा। मैं वापस दिखाऊंगा कि देखो, तो भाई आर्टिकल 368 बताएगा हमको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के क्या क्या तरीके हैं। उस कुछ तरीके पढ़ने का तुमको लगेगा क्या यार इतना सिंपल में चेंज हो जाएगा, मतलब छत्तीसगढ़ का नाम ऐड करना है तो सिंपल मेजोरिटी 50% लोग से पूछ के चेंज कर दो, कितना फ्लेक्सिबल है यार, एक नया स्टेट बना दिया तुमने। और कुछ चीजों देख के लगेगा कितना सॉलिडिफाइड है यार, पहले जाके जीएसटी राज्यसभा लोकसभा से पास कराए, फिर हर स्टेट से पूछे, उस स्टेट के 50% लोगों से, मतलब स्टेट में पूछा गया, 28 स्टेट है, 15 स्टेट को हाँ बोलना पड़ेगा, मतलब 15 स्टेट की मेजोरिटी भी लेनी पड़ी, इसके बाद जीएसटी बिल आया। कितना रिजिड है। तो हमारे, हम कहे कभी गरम कभी नरम, तो ऐसा आपको देखने को पड़ेगा जब 68 पढ़ेंगे। तो मैं जब आपको समझाऊंगा ना तो मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा। अभी तो बेसिक फीचर बस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब चीज एक साथ लिखी हुई है। मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको एक एक चीज पढ़ने को मिलेगा, अपने काम की चीजें निकाल लेंगे। इतनी फीचर्स आज डिस्कस करके मोटा मोटी खत्म कर दूंगा, ठीक है आपकी क्लास। तो भैया रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है, कुछ चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है, कुछ चीज नहीं है। जैसे मान लो मेरे को चेंज करना है फंडामेंटल राइट, बहुत रिजिड है, क्योंकि वहां पे आ जाएंगे केशवानंद भारती, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं कर पाओगे। एनजेसी चेंज कर पाए? नहीं कर पाए। लेकिन कुछ चीजें नया स्टेट बनाना, या कुछ चीजें छोटे छोटे पंचायती राज सिस्टम को ऐड करना, कुछ चीजें इजिली हो गई होंगी। मतलब आपके प्रोसीजर कहां कहीं पे बहुत कठिन है, 2/3 मेजोरिटी मांगता है, कहीं कहीं 66 स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, और कहीं कहीं 50% में ही मान जाता है। अब मैं एक डिसीजन लूं क्लास में, संडे को आना है कि नहीं आना है, उस दिन करवाई मैंने सिंपल मेजोरिटी, 2 ही लोग हाथ उठाए। मान लो मैं बोलता ये बिल तभी पास होगा जब 60% लोग हाँ बोलेंगे, कठिन हो गया ना चीजें इस तरह से।
फेडरल सिस्टम है हमारे पास, वेरी गुड, विथ अनबायस्ड है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा समय आने पे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास, लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव जाते हैं, 6 महीने का ज्यादा हम टाइम दे सकते हैं आपको, तब तक लेजिस्लेटिव मेंबर बनना पड़ेगा। बहुत खूब, एक फीचर है हमारा। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, यूके वाली सुप्रीमेसी, और साथ साथ यूएसए की जुडिशियल सुप्रीमेसी। यूएसए से आपने लिया है ना इंडिपेंडेंस, वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो भैया पार्लियामेंट्री भी सॉवरेन है और जुडिशियल भी सॉवरेन है, दोनों में लड़ाई होती रहती है, आप देख ही रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीत जाता है, ठीक है। चलो, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंस है। एनजेसी बिल लॉ मेंबर को लाने की कोशिश की, नल एंड वॉइड, इंडिपेंडेंट है। और इंटीग्रेटेड मैंने आपको अभी जस्ट समझाई जो आपका डाउट आया, ठीक है। फंडामेंटल राइट एक बहुत बड़ा फीचर है हमारा, हमारे संविधान ने फंडामेंटल राइट दिया है, जिसके कारण बहुत सी चीज ईज है। फंडामेंटल राइट नहीं होता तो सोचो क्या होता, ठीक है, डिक्टेटरशिप हो जाती शायद से, या कुछ लेवल पे हो जाती। हमारे एक संविधान है जो गवर्नमेंट को भी बताता है कि तुम्हारी स्टेट पॉलिसी के क्या प्रिंसिपल और क्या डायरेक्शंस होने चाहिए। हाँ, इसको हमने जस्टिसिएबल नहीं किया, मतलब इसके पे केस नहीं कर सकते तुम, लिखा हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, चले गए केस में कि क्यों नहीं मिल रहा, या पंचायती राज सिस्टम भी लिखा हुआ है डीपीएसपी में, जब आर्टिकल पढ़ेंगे, है ना। लेकिन पंचायती राज सिस्टम लाने में हमको बहुत टाइम लग गया, पार्ट 9 लाने में, तो उस समय हम केस कर सकते थे। फंडामेंटल राइट के लिए केस कर सकते हो, जस्टिसिएबल इन नेचर, लेकिन ये नॉन जस्टिसिएबल है। उसका रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि भाई उस समय हमारे पास देश का नया देश बना था, पैसे नहीं थे, हमारी समझ नहीं थी, और भी बहुत सारे काम थे। हम धीरे धीरे मैच्योर होंगे तो हमको याद है, डायरेक्शंस है हमारे पास कि ये करना है, लेकिन उस समय बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इसलिए हमने वो जस्टिसेबल नहीं बनाया। जस्टिसेबल बना दिया होता तो कल कोई कोर्ट पहुंच जाता, गवर्नमेंट के काम खराब होते, और मान लो आज गवर्नमेंट पंचायती राज सिस्टम डाल भी देता तो एट्रोसिटीज थी उसके साथ, पैसा बहुत लगता है एक एक पंचायत को एम्पावर करने के लिए, 29 सब्जेक्ट बांटने के लिए, 243H आपका टैक्स गिविंग पावर। आप जाते हो ना कभी कभी घूमने, म्युनिसिपैलिटी आपको पर्चा लेके 10 रुपए लेती है, ये पावर कहां से मिली उनको? यहीं से मिली, एच से मिली। तो ये सब देने में समय लगता है, मैच्योरिटी भी नहीं है, वरना वो हर जगह लेने जाए पैसा, हमारे रोड से गुजर रहे हो टोल दो, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए हमारी डीपीएसपी 243H से आता है, नहीं वो टोल टैक्स नहीं, टोल टैक्स अलग चीज है, वो बॉट मॉडल है दोस्त। पीपीपी जानते हो, परचेजिंग वो बात की चीज, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाँ, पब्लिक क्या बोलता है? वेलफेयर, प्राइवेट बोलता है प्रॉफिट, दोनों ही पैसा कमाता है, याद रखना, मींस दोनों का ही है। एक गवर्नमेंट कंपनी पैसा कमाती है किसके लिए? वेलफेयर के लिए, और एक प्राइवेट कंपनी कमाती है अपने लिए, यूज अलग है। लेकिन पैसा यदि पीएसयू नहीं कमाएगी तो किसी काम की नहीं, बिक जाएगी, पैसा सबकी जरूरत है। डिपेंड करता है तुम उससे नशा पत्ती करते हो कि कहीं और करते हो, ठीक है। तो पीपीपी मॉडल में क्या हुआ, पब्लिक और प्राइवेट को साथ में ले आए, उसका एक मॉडल आता है, बहुत सारे मॉडल आते हैं, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। रोड बिल्ड की प्राइवेट ने, ऑपरेट की 20 साल ऑपरेट ने, पैसा लिया, अपना पूंजी निकाल ली, इंटरेस्ट निकाल लिया, किसको ट्रांसफर कर दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मतलब पब्लिक को, कि ये रोड आज से आपकी, ठीक है। तो ये कुछ दूसरी चीजें हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी, कुछ ड्यूटीज हैं, ठीक है। ये भी जस्टिसेबल नहीं है, गवर्नमेंट आप पे केस नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारे ऐसे लॉ हैं, फ्लैग कोड, ठीक है। अब आप गलत तरीके से झंडा फहराते हैं या कुछ करते हैं तो आप पे केस हो सकता है। हम एक सेकुलर स्टेट है, 2 प्रकार के सेकुलरिज्म होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी इतना ही जाने रखो, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव में एक जगह होता है कि एक जगह स्टेट और रिलीजन साथ रहते हैं और एक दिन एकदम अलग होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे दूसरी प्रकार की है, और वेस्टर्न कंट्रीज में दूसरी प्रकार की है। हाँ, फ्रेंच में भी बहुत, फ्रेंच में तो बहुत कैथोलिक्स। हाँ, तो इस तरह की चीजें। तो इस सेकुलर में तो हमको, मेरे को लगता है 1 घंटे समझाना पड़ेगा, कोई बहुत सारे सवाल आएंगे आपके। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, यदि आप एडल्ट हो यूनिवर्सली तो आपको फ्रेंचाइजी राइट मिलनी चाहिए, समझा चुका हूं, ठीक है। पॉपुलर सॉवरेनिटी, पॉपुलर मतलब पीपल, हम सुप्रीम हैं, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, हम एक सिटीजनशिप रखते हैं, भारतीय हैं हम, हमारे उसमें लिखा है इंडियन। क्या क्या डायलॉग? एक डायलॉग था ना अक्षय कुमार का,
कि हमारे खून में लिखा है इंडियन है कुछ। अरे तू वो तो टैक्स बचा रहा है ना। बहुत लोग है भाई, फ्लिपकार्ट इज नॉट ए इंडियन कंपनी नाउ, है ना, तो ठीक है। टाटा तो इंडियन है, हाँ वो तो खरीदा है ना, लेकिन कंपनी तो रजिस्टर्ड इंडिया में ना। वहां का तो चलो सिटीजनशिप इंडियन है ना उसकी। जेडी टाटा की, रतन टाटा की, श्योर हो तुम? नहीं तो अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं, ड्यूअल सिटीजन अलाउड ही नहीं। वो अलग हो सकता है, ओसीआई वो तो इंडियन लोग जो बाहर रहते हैं इंडियन होगा यार, वरना तुम लोग इतनी तारीफ क्यों करते रतन टाटा की? रतन टाटा आज की डेट में सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर जिसकी सबसे तारीफें होती हैं, अंबानी अदानी को गाली देते हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडीज हमारे पूरे संविधान में इंडियन है ना। हाँ मतलब तुम लोग भी कुछ भी बोल दो यार। हाँ। अरे ऐसा नहीं होता, तो कुछ भी लॉ बना फेंका मत करो, फैक्ट में बात करो। इंडिपेंडेंट बॉडीज हमारे देश में बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज है। सीएजी हो गई, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स हो गया, चलो बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज है जो किससे इंडिपेंडेंट है? करप्शन से, एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेचर से, फ्री एंड फेयर होती है, कोशिश तो करती है, लेकिन सभी एडवाइजरी बॉडीज है। एडवाइस मानो ना मानो मम्मी पापा की, सीधी बात है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन पूरा कौन सा पार्ट बताओ, आर्टिकल बता दो चलो। उसका इमरजेंसी का 352 से लेके 360 पार्ट पार्ट जब तक मैं खोल रहा हूं जब तक देख लो, तुम्हारे पास समय है। एटीन 19 बोला ना तुमने, हाँ सही है तेरा। इमरजेंसी याद रखना 3 प्रकार की होती है, बता चुका हूं। 3 टियर गवर्नमेंट, हाँ मैं कुछ डर गया मैं, यूनियन स्टेट और लोकल सर। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी याद नहीं होगा तुमको, था एक अलग से पार्ट था 9B, याद है? हाँ ठीक है। रूल ऑफ लॉ, एविडाइसी याद रखना, इस वर्ड आदमी का नाम इसने दिया था रूल ऑफ लॉ, मतलब वो तो पहली क्लास है आपकी जो मैंने पढ़ाई थी, लॉ का ही रूल होगा, किसी इंसान का नहीं होगा, और सब इससे नीचे रहेंगे। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू अभी आपने बहुत बात की, द पावर ऑफ कोर्ट टू रिव्यू एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स। लेजिस्लेचर एक्ट देता है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देता है, दोनों को देख सकता है। और ये तो बहुत ज्यादा ही है, और ये अमेरिका से ली गई है। सोशलिज्म, हम सोशलिस्ट इन नेचर है, प्रीएम्बल में भी लिखा गया, ऐड किया गया। सोशलिस्ट मतलब हम वेलफेयर ऑफ इंडिया पीपल्स के लिए काम करेंगे। ये भी बहुत है, इसमें बहुत पढ़ना सुनना है, फिर कुछ सोशलिज्म के बाद कोई कम्युनिज्म में आ जाएगा, कोई कार्ल मार्क्स बोल देगा, तो फिर वो 40 मिनट का लेक्चर होगा, आराम से देखेंगे। हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे यूनियन का हो चाहे स्टेट का हो, जो कैबिनेट मिशन चाहता था, सेक्शन प्रोविंस याद है, वैसा नहीं है। ठीक है, प्रीएम्बल है हमारे पास, जो आई कार्ड है, हम रिपब्लिक है, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है कैसे भी हो, डेमोक्रेटिक है तो है ही डेमोक्रेटिक, जानते हो तुम लोग। ठीक है, अब अगली क्लास में ये जितने फीचर आपने पढ़े उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जैसे एक बार 2 लाइन पढ़ लेते हैं, फिर अब आपकी क्लास खत्म ही करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और अनरिटन होता है, मैं पढ़ा चुका हूं, बस दिखाऊंगा जल्दी से। रिटन वो होते हैं जिसको फॉर्मल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं जिसमें फिलॉसफी प्रोविजन कोडिफाइड एट अ सिंगल प्लेस होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस। 3 एग्जांपल खत्म। क्वेश्चन आया व्हाट इज करंट, व्हाट इज रिटन। अनरिटन, नो फॉर्मल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिसनोमर, गलत नाम। ठीक है, it is also written but these are the constitution where the philosophy provision are not codified in single place. It may derive from a number of important statute or law as per New Zealand, Britain and Israel. ऐसे करके मैं आपको सभी चीज के बारे में, ये यदि पूरा कर कंप्लीट कर लेना तो आपके बहुत सारे फंडे। डेमोक्रेसी पढ़ा दिया मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इमरजेंसी में वो चैप्टर ही खत्म हो गया। तो हम कोशिश करेंगे कि ये क्लास 3-4 दिन चलेगी। ठीक है, ये फेडरल स्ट्रक्चर देखो कहां कहां से बोरोइंग हुई है, यूज से क्या लिया है, अब एक एक चीज समझानी पड़ेगी, क्या क्या होती है, इंपीचमेंट क्या होता है, ये क्या होता है। तो ये क्लास लंबी चलेगी, मेरे को लगता है
इस चैप्टर को कंक्लूड करते करते हमारी क्लासेस खत्म हो जाएगी, जो मेरे को टाइम दिया गया है। लेकिन इतना बता दूंगा कि आपका बहुत सा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। बस इन डिटेल एक एक आर्टिकल देखना बच जाएगा, जो अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, तो यही है सीन।